नमस्कार। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। आज बी वेल्दी हेल्प लाइव लाइव ना होकर रिकॉर्डेड है, क्योंकि आज पर्व त्योहार का दिन है, तो हमें लगा लाइव सेशन के लिए किसी एक्सपर्ट को परेशान करना ठीक नहीं होगा। साथ में हमें भी पूजा पाठ करना था, तो हमें भी कुछ तैयारी करनी है उसकी। तो हमने क्या किया कि जो पुराना लाइव सेशन हुआ है बीते 1-2 हफ्ते में, वहां से, और जो हमारे ईमेल आईडी ask@bewealthy.co.in पर जो आप सवाल भेजते हैं, वहां से हमने 10 सवाल उठाए हैं और उस पे हमने राय ली है हमारे जाने माने एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों के जवाब गौर से सुनेंगे तो आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम हेमंत सर से जुड़ते हैं। हाय। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। आपको दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। लोगों को पता है कि ये रिकॉर्डेड है, लेकिन क्योंकि वो आज देख रहे हैं तो हम एक दूसरे को विश कर सकते हैं, राइट? जी जी जी, बिल्कुल याद है, बहुत बहुत। चलिए शुरू करते हैं सर सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल लेते हैं हम अपना सचिन जी का। इन्होंने लिखा है हमें, इन्होंने मेल किया था कि ये कनाडा के रहने वाले हैं, वहाँ के सिटीजन हैं अब, और म्यूचुअल फंड में इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स इन्होंने पता किए हैं कि इन्होंने किसी ने इनको रेकमेंड किया है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि ये इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं। वो जो लिस्ट है उन फंड्स की, आई वुड लाइक टू शो इट टू द व्यूअर्स। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड सर। ये रहा, ये लिस्ट है उनका। मैं सबको दिखा दूं ताकि लोग को भी समझ में आ जाए। शेयर कहाँ होता है भैया? शेयर ऑन स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। और ये रहा शेयर वाला। तो ये एक है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन के इनफैक्ट 3, एसबीआई के भी 3 दिख रहे हैं, और इसके अलावा और भी फंड्स हैं। जस्ट 1 सेकेंड। अरे जाओ, जा ही नहीं रहा। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, इसके अलावा और भी एक सेकेंड, एक और हम दिखाई देते हैं जल्दी ताकि लोगों को समझ में आ जाए। 1 सेकेंड, शेयर स्क्रीन, एंड दिस इज, दिख रहा है सर? आपको भी दिख रहा है ये? हाँ हाँ, स्वाति, हाँ। आई कैन सी। तो एचडीएफसी के भी 3-4 है, क्वांट के 2 है, कोटक का 1 है। तो मतलब बेसिकली एक ही फंड हाउस के बहुत सारे फंड्स इनको रेकमेंड किए गए हैं। अब आप ये बताएं, पहली बात कि जो कनाडा में रहते हैं वो ये सारे स्कीम से पहली बात निवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है स्वाति। वो आई थिंक जो फटका रिलेटेड इशू है, पहले उसको टैकल करते हैं। जी। क्या है वहाँ पे? डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम्म। अब इन्होंने जो फंड्स की बात की, तो पहले आई थिंक उसको म्यूचुअल फंड के लेवल पे देखना पड़ेगा। जी। स्कीम्स में बाद में जाते हैं। हम्म। तो म्यूचुअल फंड में इन्होंने कहा इनके पास निपॉन के फंड उनको रिकमेंड किए गए हैं, एसबीआई के हैं, एचडीएफसी। एचडीएफसी है, हम्म। क्वांट है, राइट, और कोटक है। हम्म। अब इसमें ब्रॉडली रूल्स कुछ सेम है, कुछ जगह पे अलग अलग हैं। तो सबसे हम्म। पहले तो मैं बता दूं कि कनाडा पर्सन्स के लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। ओके। यूएस के लिए करते हैं, कनाडा के लिए वो नहीं करते हैं। हम्म। यूएस के लिए भी ऑब्वियसली कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, हम्म। लेकिन कनाडा के लिए नहीं करते, तो वहां पे ये इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। हम्म। बाकी जो 3 फंड्स हैं, 4 में से 3, हम्म। निपॉन, एसबीआई और कोटक, वहां पे इनको एक डिक्लेरेशन साइन करनी होगी, ओके। राइट, इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम्म। डिक्लेरेशन में बेसिकली 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें वो कंफर्मेशन मांगते हैं। कि पहली बात तो वो कहते हैं कि जो ये फंड हाउस है, इसने जो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के बाहर किसी रेगुलेटर के पास फाइल नहीं किए हैं। इस ओके। फंड हाउस ने आपको वो फंड आपके कंट्री में नहीं बेचने की कोशिश की है, हम्म। और आप अपनी मर्जी से इसमें इन्वेस्ट करें। कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपको डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ती है। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वेस्ट करने के समय आपको फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, ओ। राइट। तो वो एक कंडीशन है जो इस डिक्लेरेशन के हिसाब से है, ये 3 हम्म। फंड्स के। हम्म। फिर बचता है क्वांट। क्वांट में हम्म। कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो प्रोबेबल लिस्ट है उन्होंने बनाई है, तो एचडीएफसी को इनको बाहर रखना पड़ेगा। ओके। बाकी जो फंड्स हैं उनमें वो, जैसे मैंने कहा, एक डिक्लेरेशन साइन करने के बाद वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, वहां से बैठे बैठे नहीं कर सकते, नहीं राइट? नहीं, वो फिजिकली इनको यहाँ पे प्रेजेंट होना होगा, वो एक कंडीशन रहती है वहाँ। ओके। ठीक है। ओके। अब इन्होंने जो फंड में देख रहा था, टोटल मिला के आई थिंक 13 स्कीम्स की बात हो रही 13 है। स्कीम है सर, हाँ। 30,000 कुछ अमाउंट है वहां पे। तो हम्म। जाहिर सी बात है कि वो जो एचडीएफसी के फंड जब वहां से निकल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से हम्म। 30,000 के लिए 5 फंड बहुत होने चाहिए।
राइट। हम्म तो उसमें से जैसे कुछ फंड्स हैं, इन्होंने बताया निपॉन का मल्टी कैप देख हम्म सकते हैं, पॉन्ड का स्मॉल कैप, कोटक का भी मल्टी कैप, 2 मल्टी कैप रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओके आपको तीनों सेगमेंट में एलोकेशन करनी है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हम्म एक मिड कैप फंड इनमें नहीं है, राइट, तो वो देख सकते हैं, या तो कोटक का इमर्जिंग फंड देख लें या निपॉन का ग्रोथ फंड देख लें। तो हम्म ये इस तरह से जो फंड है वो, और एसबीआई का कॉन्ट्रा, पांचवा फंड, राइट। हम्म 5 फंड रखे, मुझे लगता है एक कॉन्ट्रेरियन हो गया, उसमें भी लार्ज कैप में अच्छा एक्सपोजर है, हम्म मल्टी कैप में भी 30-40% कुछ रहेगा। तो ओवरऑल जो सेगमेंट में एक्सपोजर होना चाहिए, वहां से इनको ये इस पोर्टफोलियो से मिल जाएगा। ये बताएं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि फिजिकली प्रेजेंट होने वाला नियम क्यों है, मतलब थोड़ा। ये इसलिए है कि जैसा मैंने कहा ना, कुछ कंडीशंस हैं कि आपको वहां पे मार्केट नहीं किया गया, राइट, आपने वहां पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो हम्म फंड हाउसेस नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई इश्यूज हो बाद में, तो आप फिजिकली जब प्रेजेंट थे इंडिया में, तब आपने ये पैसा इन्वेस्ट। ओके ऑलराइट। अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा लंबा सवाल है, श्रेय बलवापुरी जी का। ये बहुत सारे लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं और इनके सवाल क्योंकि इतने लंबे होते हैं तो लाइव में जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तो आज क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें लगा कि अच्छा मौका है। 31 साल उम्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करते हैं, 2 साल से निवेश कर रहे हैं, अभी तक ऑलरेडी 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्होंने निवेश कर दिया है। रिटायरमेंट की एज 60 साल है और अभी ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इनका जो लक्ष्य लक्ष्य बाद में आते हैं, जो निवेश है वो देख लेते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप, इन तीनों में निवेश है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स फंड और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। ऑलराइट, प्लान है 3,000 रुपए इसको इंक्रीज करने का। इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में जा रहा है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी ये 1.5 लाख रुपए एनुअली निवेश कर रहे हैं। गोल्स, ये थोड़ा सा मुझे मजेदार लगा है सर। बच्चा भी हुआ नहीं है हालांकि, लेकिन बच्चा पढ़ेगा क्या, ये तय कर लिया गया है सवाल में, क्योंकि लिखा हुआ है कि बीटेक करेगा बच्चा 18 साल के बाद, उसके लिए चाहिए पैसे। एमएस करेगा 22 साल के बाद, तो उसके लिए चाहिए पैसे। बच्चे की शादी और घर खरीदना है 25 साल के बाद। तो ये, और नंबर्स आपके पास पता है कि उसके लिए क्या गोल, क्या नंबर रखा है उन्होंने। ये भी कहा है कि जो रिटायरमेंट है वो पीएफ और एनपीएस से इनका कवर हो जाएगा। और या सो मोटे तौर पे ये इनका सवाल है। अब आप बताएं शुरुआत कहाँ से करें इनकी हम। हाँ ठीक है स्वाति, आई थिंक सवाल लंबा है, हम्म इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है काफी व्यूअर्स को इससे मदद होगी इन टर्म्स ऑफ जी। प्लानिंग, क्योंकि इसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। राइट। तो पहले पहले शुरुआत करते हैं, इनके गोल से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक एस्पेक्ट को देखते हैं। हम्म ठीक है, जो इन्होंने गोल सेट किया है, अच्छी बात क्या है, उन्होंने कहा है कि प्रेजेंट वैल्यू, या राइट। या यहीं पे काफी इन्वेस्टर्स गलती करते हैं कि जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, तो काफी बड़ा गैप हो जाता है, हम्म जितना आपको एक्यूमुलेट करना है, जितना आप करने की कोशिश करते हैं, तो वो करेक्ट। गैप नहीं रहना चाहिए। हम्म दूसरा, इन्होंने जैसे एजुकेशन की बात की, देखिए वो तो कहना बहुत मुश्किल है कि बच्चा जब होगा वो क्या कोर्स करेगा, बट आई थिंक इंटेंट बहुत अच्छी है कि जी। उनकी जो ग्रेजुएशन है, उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके लिए हम कॉर्पस अभी से क्रिएट करना शुरू कर दें बच्चे के पैदा होने से पहले। हाँ जी। ऑब्वियसली उसका फायदा ये है कि लंबा समय आपको मिलता है, तो वो बिल्कुल सही है। एजुकेशन का इन्फ्लेशन हमारे देश में 10 से 12% होता है, तो मे बी हम्म आप एवरेज 11% ले सकते हैं। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है, हम्म नॉर्मल जो एवरेज जो इन्फ्लेशन है हम 6-7% ले सकते हैं, बट एजुकेशन इन्फ्लेशन हमेशा ज्यादा होता है, तो ये इन चीजों का इनको ध्यान रखना है। तो अब इनके गोल्स के ऊपर आते हैं। ग्रेजुएशन के लिए जो उन्होंने गोल रखा है, और जैसे मैंने कहा इन्फ्लेशन जो रेट पर्टिकुलर रेट पे आपको दिखना है, तो उसके लिए उनको रिक्वायरमेंट होगी 80 लाख रुपीज की, 80 लाख रुपए की जरूरत होगी, हम्म राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 60 लाख उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू रखी है। अगर हम इन्फ्लेशन पकड़ते हैं और पूरा टाइम होराइजन को कंसीडर करते हैं, तो करीब करीब 6 करोड़ की जरूरत पड़ेगी उनको, हम्म राइट। ओके। उसके बाद तीसरा, बच्चे की शादी के लिए जो रखा है उन्होंने पैसा, हम्म उसको भी अगर हम 7% का इन्फ्लेशन बनाएंगे तो करीब करीब 2 करोड़। और हम्म जो घर लेने के लिए जो उनको पैसा चाहिए, वो आज की वैल्यू पे वहां पे भी हम इन्फ्लेशन देखते हैं तो करीब करीब 3.20 करोड़ आता है। तो कुल ओके। मिला के इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 18 साल से 27 साल तक, करीब करीब 12 करोड़। हम्म ठीक है। हम्म अब इनकी इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट शायद कर रहे हैं 33,300 रुपीज की इन्वेस्टमेंट अभी इनकी करंट है। जी। इन्होंने कहा कि हम 3,000 रुपए से इसको बढ़ाएंगे। ठीक है। अब मुझे लगता है यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, आज तो ठीक है, आज करीब करीब 9% है, जैसे जैसे एसआईपी आगे जाएगा, बराबर है, तो
वो मेरे को लगता है कि अगर ये परसेंटेज टर्म में रखेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे आपको कंपाउंडिंग में काफी मदद मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो 10% पे रखें वो उनके लिए सही होगा। तो 33,300 10% से अगर हर साल बढ़ाते हैं तो 25 साल का मैंने एवरेज लिया, क्योंकि 18 साल में जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना 80 लाख की, वो पूरे कॉर्पस की रिक्वायरमेंट की 7% है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने एवरेज 25 साल लिया। अगर 25 साल ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो करीब करीब 13.60 करोड़ 13 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनकी जो रिक्वायरमेंट हमने कहा था वो है 12 करोड़, राइट। तो इस तरीके से ये अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए ये है कि लंबा समय है, काफी सारे चैलेंजेस आएंगे, मार्केट में अप्स एंड डाउन आएंगे, उससे घबराना नहीं है और इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू अगर आप अपने जैसे इन्होंने आज प्लान किया है शुरुआत में, वैसे ही अगर ये डिसिप्लिन रहते हैं पूरे प्रोसेस में, तो मुझे कोई लगता नहीं उनको प्रॉब्लम। प्लानिंग इनकी बड़ी अच्छी है ना सर। आप पीपीएफ में भी बिल्कुल डाल रहे हैं, एसजीबी में भी डाल रहे हैं, एंड बहुत क्लैरिटी है उनके सवाल में ही, क्लैरिटी बहुत है। बहुत ज्यादा है। और एक ही इशू है यहाँ पे, मुझे इन्होंने कहा कि जो इनकी रिटायरमेंट की जो जरूरत है, वो इन्होंने पीपीएफ बताया और नहीं कि कितना कॉर्पस होगा, बट उन्होंने कहा कि उनकी पीएफ और एनपीएस से एनपीएस उनका से। काम चल जाएगा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि वे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट 31 ईयर्स के हैं शायद, राइट। या 60 में। 29 ईयर्स है, 29 ईयर्स है, 60 में उनको रिटायर होना है, काफी बड़ा अमाउंट उनको लगेगा। जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, एक बार नंबर्स डाल लें। कभी कभी क्या होता है, हम उस फील्ड में रहते हैं कि ये हो जाएगा, हो तो जाएगा शायद, लेकिन वो नंबर्स में डालेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो एक ये चीज इनको काम करनी है, बराबर है। अब जो स्कीम्स है ब्रॉडली ठीक है, 2 फ्लेक्सी कैप है, 2 इंडेक्स फंड है, कोई इशू नहीं है। एक मिड कैप फंड भी है, एक स्मॉल कैप फंड भी है, एक लार्ज कैप फंड भी है, जो एक ही म्यूचुअल फंड है, राइट। कोई भी कारण हो सकता है कि उनको एक्सेस फंड पसंद है, कोई इशू नहीं है। हम ये हमेशा सवाल आता है बार बार कि भाई एक ही म्यूचुअल फंड के कितने स्कीम में पैसा लगाए। आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट है देखने का कि कितने फंड्स हैं, कितना साइज है पोर्टफोलियो का। हाँ, अगर 4 या 5 फंड है, उसमें 3 या 4 एक ही फंड के हैं, तो ऑब्वियसली वो गलत है। बट अगर थोड़ा सा बड़ा पोर्टफोलियो है तो 3 फंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या इससे बेहतर फंड मार्केट में आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आप इक्विटी में होने का रिस्क ले रहे हो। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप परफॉर्मेंस चेज करो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको सही तरीके से पोर्टफोलियो में रिटर्न कैसे मिले। तो मिड कैप में इससे बेहतर फंड है, लार्ज कैप में इससे बेहतर फंड है, स्मॉल कैप में इससे बेटर फंड है। तो आपका कोई भी कारण रहा हो कि आप एक्सेस में हैं, पर मुझे लगता है उससे थोड़ा सा आगे चल के देखिए कि बेटर फंड है वहां पे, तो उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा रिस्क है कंसिडरिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को देख के, लेकिन जब अब बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, एज एन इन्वेस्टर हमें हमेशा अपनी आईज और ईयर्स को ओपन रखना है, राइट। अपॉर्चुनिटीज को देखना, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी लॉस जो होता है ना, एक posture, वो लेकिन आपको लेता है। सवाल यहाँ पर, अब एज एन इन्वेस्टर अपने आईज एंड ईयर्स ओपन तो रखना है, लेकिन एक टाइम पे ये एक्सिस के तीनों फंड्स बड़े अच्छे और सब बड़ा नाम कर रहे थे, तो सबने उस वक्त भले ही सुन के, सारे रिटेल निवेशक के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हर चीज को चेक करे उसके बाद निवेश करे। 10 जगह सुना, 10 जगह यही नाम कहा जा रहा, तो उन्होंने निवेश कर दिया। और सही भी था, उस टाइम पे एक टाइम था जब एक्सिस एकदम अपने अच्छे फॉर्म में था। बीते 1.5 साल से एक्सिस इज नॉट डूइंग ग्रेट। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मैनेजमेंट में, उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह चेंज हो रही है इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। ऐसे टाइम पे क्या हमको इसको वक्त देना चाहिए, या फिर हमको लगता है कि टाइम अभी ठीक हो चुका है, अब निकल लो यहाँ से? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने कहा है यहाँ पे। देखिए, जब हम बात करते हैं ना लंबे समय की, हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, राइट। इक्विटी में कितना, डेट में कितना, तो आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है, एसेट क्लास से, फंड से नहीं, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी फ्रेंड के घर में गए, वहां पे आपने टीवी देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, बराबर। आपने कहा यार जब लेंगे तो वो लेंगे। 1 साल के बाद आपने डिसाइड किया चलो चेंज करते हैं। कितनी बार आप खाली वही देख के डिसाइड कर लेंगे? आप फिर भी जाएंगे ना बाहर देखने के लिए, और भी मॉडल देखेंगे, और भी कंपनीज के टीवी देखेंगे, राइट। तो फंड में भी ऐसा ही है। शुरुआत करने के समय बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा होता है आपने फंड में परफॉर्म किया, बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ सालों के बाद कुछ कारणों से, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे से अच्छा फंड मैनेजर भी एक फेज में जाएगा जब उसकी परफॉर्मेंस नीचे आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बदल देंगे अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। फंड के साथ थोड़े से इशू थे, उसके बाद उनकी स्ट्रैटेजी जो चेंज हुई, राइट, उसको आपको ध्यान में रखना है। मेरा ये बोलना है कि आप कमिटेड रहिए इक्विटी से। और ये भी बहुत सारी स्टडीज है स्वाति के,
90% रिटर्न आपका एसेट एलोकेशन से आता है, ओके 10% आपका फंड कहाँ है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर समय समय पे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हर साल हर 6 महीने में अपने फंड बदलिए, जी बट कुछ साल हो गए, अभी कुछ कारण है, आपको दिखता है, राइट, इसलिए मैंने कहा आइज और ईयर्स ओपन रखना जरूरी है। राइट फिर आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं कि आप उसमें थोड़ा सा बदलाव करें। ओके। अगला सवाल निखिल ठाकुर जी का लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि मिड कैप स्पेस में एक्टिव या फिर इंडेक्स फंड किसमें निवेश करना ज्यादा बेहतर होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, मैं हाँ, आपको बताता हूँ क्यों कॉम्प्लिकेटेड है। हम्म देखिए, मिड कैप का जो यूनिवर्स है वो है 150 स्टॉक्स, मतलब 101 टू 250 कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। राइट ये यूनिवर्स डिफाइन किया गया, ये मिड कैप है, बराबर है। हम्म अब हम जब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सारे के सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे, वही वेटेज होगा। एक्टिव फंड में जब आप जाते हैं तो फंड मैनेजर का यूनिवर्स वही है 150 स्टॉक का, राइट लेकिन वो जहां पे उनको लगता है पोटेंशियल है तो मे बी 50-60 स्टॉक रखेंगे। ऑब्वियसली उनका वेटेज अलग होगा और वो अपनी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, जो फिलोसफी जो भी है वो उसके अंदर डालेंगे। जी अब एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या करना है, मुझे तो ये देखना है कि मुझे पहली बात डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा कहाँ पे मिलता है, क्योंकि मिड कैप थोड़ा सा एग्रेसिव सेगमेंट है। हम्म दूसरा, मुझे लॉन्ग टर्म में रिटर्न कहाँ पे मिलता है, राइट। रिटर्न के साथ में मुझे अपना रिस्क लेवल भी देखना है, जैसे मैंने कहा कि ये सेगमेंट थोड़ा एग्रेसिव है। हम्म अब देखिए, इशू क्या है कि ये जो मिड कैप की जो इंडेक्स फंड है ना, कुछ ही फंड है, 4 या 5 फंड होंगे अभी तो। पहला जो फंड आया था वो 2019 में था, मोतीलाल ओसवाल का 150 या 150 मिड कैप। ये उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट। बाकी जो फंड्स है वो 21 22 23 रिसेंटली या ऐसे है, हम्म बहुत ज्यादा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कंपेयर करने का। लेकिन मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क हमेशा से ये रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कंपैरिजन करके हम देख सकते हैं कि उन्होंने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म किया कि नहीं। राइट अब होता क्या है, मार्केट ना अलग अलग फेजेस में होती है। हमने अभी क्या देखा, 6-9 महीने से करीब या उससे थोड़ा ज्यादा, कि ब्रॉडली मिड कैप एज ए सेगमेंट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। राइट ऐसे में जनरली हमने देखा है कि इंडेक्स फंड बेहतर करता है, हम्म ओके। वो मोमेंटम जो है ना सेगमेंट का, वो मोमेंटम का आपका फायदा जो है वो उस इंडेक्स फंड में मिलेगा। राइट फंड मैनेजर ने क्या किया, जैसे मैंने कहा 40-50 स्टॉक लिए हुए हैं, ओके। उनका सर्टन वेटेज है, हो सकता है वो स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हों, उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी प्राइसी हो अभी, और वो उतना फेवरेबल नहीं है मार्केट में अभी, तो लोग उसको नहीं देख रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो पिछले 1 या 1.5 साल में करीब मैं कहूंगा कि इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस एक्टिव फंड से एवरेज बेटर है। हम्म हमेशा बस में कुछ फंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने इंडेक्स को हमेशा बीट किया है। मैं राइट उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप लकी हैं, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपने वो फंड लिए, तो हमेशा इक्विटी जो एक्टिव फंड है वो आपके लिए बेटर करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा जाए ना, 2-2.5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एटलीस्ट अभी जो डेटा है वो बताता है आपको कि एक्टिव फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन वो नंबर्स है, नंबर्स आपको पूरी कहानी नहीं बताएगा, वो आपको वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता है बीच में। तो जैसे मैंने पहले कहा, एक्टिव फंड में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, हम्म राइट। अब इशू ये है कि भाई लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड अच्छा करते हैं जब मार्केट फेज है, क्योंकि अब एक चीज और समझ लीजिए कि अब हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी कि शायद ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, क्या क्या उसमें करेक्शन होने वाली है, किसी को नहीं मालूम है होने वाली कि नहीं होने वाली। तो ऐसे जो फेज होते हैं, वहां पे जो एक्टिव फंड मैनेजर है उसके पास क्वेश्चन है, वो क्या कर सकता है, आपको थोड़ा पैसा लार्ज कैप में डाल सकता है, हम्म वो स्मॉल से बचा सकता है। जो इंडेक्स फंड है उसको तो फुली इन्वेस्टेड रहना है, उसके पास कोई अम्ब्रेला नहीं है जो आपको बचा सके उस समय, राइट। तो हम्म तेरा प्रोज एंड कॉन्स, राइट, ओके दोनों के। तो अब डिपेंड करता है आप कैसे निवेशक हैं। आपको लगता है कि मेरे को एलोकेशन करनी है मिड कैप में, राइट, तो मैं करके बैठ जाता हूँ और मुझे देखना नहीं है, तो फिर इंडेक्स फंड आपके लिए बेटर है, राइट। अगर थोड़े से एक्टिव है तो फिर आप दोनों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंडेक्स फंड को दूर रखना है, आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, हम्म राइट। आप थोड़ा पैसा जो एलोकेशन का वो इंडेक्स में कर दीजिए, और थोड़ा थोड़ा पैसा सा एक्टिव फंड में कर दीजिए, तो वो राइट भी एक तरीका है आपके लिए। तो जैसा मैंने कहा, डिफरेंट फेजेस पे डिफरेंट तरह की परफॉर्मेंस मिलेगी दोनों कैटेगरी ऑफ फंड से। लेकिन हम्म दोनों की, जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स वही है। कुछ फायदे आपको एक्टिव फंड में, कुछ फायदे आपको पैसे में। तो राइट जैसे आप इन्वेस्टर हो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाए, जैसा। हिसाब से लेकिन फिर से मैं कहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा, हाँ 90% रिटर्न आएगी आपकी, क्योंकि आप वो सेगमेंट में है।
या 10% आएगी आपकी तरह, तो आप देख लीजिए अगर आप उससे मुझे खुश ये हैं। भी लगता है ना सर कि अगर आपको पता है कि आपने अचीव क्या करना है और आपको पता है ये 12% रिटर्न से मिल जाएगा, तो वो आपको एक्टिव दे रहा है कि पैसिव दे रहा है, आप अपना रिस्क देख लीजिए, उसके हिसाब से आप कॉल ले लीजिए। इतना मतलब आई बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा क्या ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना? नहीं नहीं, सिंपल सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम्म हमारी सोच नहीं बदलनी चाहिए। हमने हम्म इंडेक्स फंड में पैसा डाला क्यों, सोच के कि हमें अपना प्रोसेस को सिंपल रखना है, हम्म एंड आप हैप्पी विद द सेगमेंट का रिटर्न या मार्केट का रिटर्न। अगर निफ्टी में भी आप जाते हैं तो आप खुश हैं उससे। या प्रॉब्लम क्या है, जब सस्टेन बुल रन हुआ मार्केट में, सडनली आपको लगा इंडेक्स फंड का रिटर्न 12%, एक्टिव फंड हम्म का रिटर्न 15-16%, तब तो मन फिर डोलता है। सोच नहीं बदलनी चाहिए, राइट। अगर आप उस पे स्टिक रह सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नथिंग बेटर। या एक सब आर्बिट्राज फंड पे दो सवाल है, तो मैं दोनों को क्लब कर देती हूँ, मनीष सिंह का और राधेश्याम तवानिया जी का। मनीष सिंह जी जानना चाहते हैं कि क्या मैं अपने एफडी के अमाउंट को कोटक और आईसीआईसीआई आर्बिट्राज फंड में शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि टैक्स को लेकर उनको कंसर्न है। और राधेश्याम जी जानना चाहते हैं कि आर्बिट्राज फंड कौन से होते हैं, इनमें कहाँ निवेश किया जाता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आर्बिट्राज फंड होते क्या है। जी। ऑब्वियसली पिछले कुछ समय से, काफी समय से है ये आर्बिट्राज फंड, बट कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर रहती है, तो आई थिंक इसलिए वो लाइमलाइट में भी है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो हम्म आर्बिट्राज फंड का मतलब ये है कि वो ऐसे फंड जो जो कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का जो प्राइस डिफरेंशियल रहता है हम्म उसका फायदा उठाते हैं, राइट। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, कभी भी, हालांकि ये आते इक्विटी कैटेगरी में, लेकिन कभी भी ओपन पोजीशन कैश मार्केट में नहीं लेते। मतलब ऐसा नहीं है कि कैश मार्केट में जाके स्टॉक ले लिया और फिर उसको बाय एंड होल्ड कर लिया, वो नहीं करते, हम्म राइट। उनका वो मैंडेट है नहीं, तो आर्बिट्राज फंड है। उनको डिफरेंशियल जो है, प्राइस डिफरेंशियल कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में, उसका फायदा उठाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो स्टॉक उन्होंने कैश मार्केट में लिया, हम्म स्टॉक फ्यूचर मार्केट में बेचते हैं, ओके। राइट, ताकि ओपन पोजीशन ना हो। हम्म तो मान लीजिए 500 रुपए का स्टॉक आपने लिया, फ्यूचर में आपने 505 रुपए में उसको बेच दिया, हम्म राइट। जब सेटलमेंट होता है मंथ एंड में, तो यूजुअली यूजुअली मतलब हमेशा नहीं, यूजुअली जो है प्राइस कन्वर्ज होता है, मतलब दोनों का प्राइस सेम होता है। सेम। तो मान लीजिए गिर के वो 490 हो गया, हम्म राइट। तो कैश मार्केट में आपको लॉस हुआ 10 रुपए का, हम्म 500 में आपने खरीदा था, 490 का आपका भाव है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में आपसे 505 को बेचा था और राइट। उसका भाव है अभी 490, तो 15 रुपए का फायदा। नुकसान कितना हुआ, 10 रुपया, फायदा कितना हुआ, 15 रुपया, तो 5 रुपए आपने कमाए। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, ऑब्वियसली इट कैन बी लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट समझाने के लिए इस तरीके से आर्बिट्राज फंड आपके लिए पैसा बनाते हैं। और इसीलिए क्योंकि ओपन पोजीशन नहीं है, इसलिए हम इनको कंसिडर करते हैं कि ये एक सेफर ऑप्शन है, राइट। अब इन्होंने कहा कि हम एफडी के पैसे यहाँ पे लगा दे, टैक्स एफिशिएंट में तो आर्बिट्राज क्लियरली है, क्योंकि एफडी में अगर मान लीजिए आपको 7% मिलता है, आप 30% ब्रैकेट में है, तो मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि आपको 4.9 मिला पोस्ट टैक्स, करेक्ट। राइट। आर्बिट्राज में अगर आपको 6% भी मिला और आपने 10% टैक्स दिया उसके ऊपर, तो 5.4 मिला। यू कैन सी द डिफरेंस। एफडी में 1% ज्यादा मिलने के बाद भी आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए पोस्ट टैक्स रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ग्रॉस रिटर्न। गलती हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान जो है, और शायद इसीलिए हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो अभी भी एफडी में और स्मॉल सेविंग में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका फोकस जो है वो ग्रॉस रिटर्न पे होता है, ना कि पोस्ट टैक्स पे या फिर जो रियल रेट ऑफ रिटर्न पे। तो डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए इसमें भी फेजेस होंगे। आज जो रिटर्न मिल रहे हैं, अगर मार्केट में मान लीजिए वॉलेटिलिटी कंटिन्यू करती है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट अगर स्टेबल हो जाता है तो, और अगर मान लीजिए ऊपर जाना शुरू करता है सस्टेन पीरियड के लिए, तो फिर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज कई बार उतनी नहीं मिलती है, राइट। इन्होंने शायद ये भी कहा है कि वो 3 से 5 साल का इनका शायद समय की बात कर रहे हैं करीब, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे लगता है आर्बिट्राज फंड जो है ना, ये 1-2 साल के लिए तो ठीक हो सकता है, क्योंकि ये इट्स लाइक ए पार्किंग। 5 साल का समय अगर आपके पास है और आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो अल्टीमेटली मैंने पहले भी कहा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप जब इन्वेस्ट करते हो पैसा, यानी आप वो सेक्रीफाइस कर रहे हो कि वो पैसे को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट उसका ड्यू रिवॉर्ड तो आपको मिलना ही चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है जैसे इक्विटी सेविंग फंड्स है, वो काफी अच्छी ऑप्शन है 5 साल के लिए। उसमें तकरीबन 20 या 25% पैसा इक्विटी में जाएगा, कि आर्बिट्राज इस तरीके से कि वो टैक्सेशन इक्विटी का हो, इक्विटी का, ओके। राइट। और कुछ पैसा डेट में जाएगा, और डेट फंड, डेट जो पोर्शन है हमेशा, चाहे वो इक्विटी सेविंग हो चाहे वो बैलेंस एडवांटेज हो, दे मैनेज इट लाइक ए शॉर्ट टर्म डेट, मतलब बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के नहीं होते, तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं। राइट।
उसका फायदा क्या है? एक तो रिटर्न आपको बेटर मिल सकता है, मतलब मैं ब्रॉडली आपको बोलूँ 2-3% तो ज्यादा मिल सकता है आपको 5 साल में, एनुअलाइज की बात करें तो वो एक फायदा है आपको। मार्केट अगर 10% भी गिरा तो जो 20-25% जो इक्विटी में है वो गिरेगा, राइट? तो या मान लीजिए 2% वहां पे लॉस हो आपको, हम्म लेकिन डेट में आपको मान लीजिए 6-7% मिल रहा है, आर्बिट्राज में आपको 6% मिल रहा है 80% में, तो आप यू विल सी दैट आपका कैपिटल लॉस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ओके अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट करता है और करेक्ट अपसाइड में आपको 2 या 3% ज्यादा दे सकता है, तो हम्म मुझे लगता है डेफिनेटली उसको देखना ज्यादा में चाहिए, बजाय इसके कि हम एक ही कैटेगरी पे फोकस करके उसमें इन्वेस्ट। ओके अगला सवाल राकेश सेठी जी का है। समीर अरोड़ा जी का नया म्यूचुअल फंड हाउस उन्होंने शुरू किया है, उनका नाम बहुत अच्छा है इंडस्ट्री में, तो क्या इस बेसिस पर उस फंड हाउस के प्रोडक्ट में या स्कीम्स में निवेश करना ठीक रहेगा? देखिए एक अच्छा कंसिडरेशन हो सकता है, हमेशा बात करते हैं कि हाँ आप म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, बराबर है, या वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट वो आपको सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि आपने मान लीजिए किसी फंड का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया, उसमें हो सकता है 3-4 बार फंड मैनेजर बदल गए हो, तो आपको पता नहीं कि भाई वो उनकी काबिलियत थी, फंड हाउस की अपनी फिलोसफी भी रहती है, तो हम्म उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है यहाँ पे। हम्म बट इनका जो फंड है, देखिए समीर जी का ऑब्वियसली एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बाद में भी, हम्म एंड इज अ बिग नेम, बट मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर वो क्या आपको ऑफर कर रहे हैं अभी, वो आपको ऑफर कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में जनरली आप देखिएगा ज्यादा बायस जो है वो लार्ज कैप पे रहता है, थोड़ा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में, हम्म ठीक है? अच्छा, ये ओपन एंडेड फंड है, ठीक है? एज एन इन्वेस्टर आप भी कहीं नहीं जा रहे, समीर जी भी कहीं नहीं जा रहे, राइट? तो फंड मैनेजर है नहीं ऑब्वियसली, बट ओवरऑल उनकी गाइडेंस में या जो उनकी फंड की फिलोसफी होगी उसके हिसाब से होगा, तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो बनने दीजिए। उस अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं और हम्म वहां पे जगह है, ऐसे फंड्स की जैसे मल्टी कैप की या फिर लार्ज एंड मिड की, क्योंकि आपको मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ा अगर आपको एलोकेशन बढ़ाना है, हम्म तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए। मैं हम्म डेफिनेटली पैसा इसलिए इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एक अच्छा फंड है। या हाँ, मेरे पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड, तो डेफिनेटली कर सकते हो, थोड़े दिन की बात है, राइट? पोर्टफोलियो आ जाएगा, देख लीजिए आपको पोर्टफोलियो कैसा अच्छा लगता है, डेफिनेटली कंसीडर करने के लायक है, आप डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, राइट? इट्स एन ओपन एंडेड फंड, वो भी या कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे, देख लेते हैं कैसा पोर्टफोलियो है। और ये भी है ना कि बाकी आपने नाम बहुत पुराना है और जाना माना नाम है। मुझे लगता है कि हम लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है। एज एन इन्वेस्टर हमने नाम सुना है, पढ़ा है, लेकिन क्या आपने एक्चुअली उनको सुना है बैठ? जैसे अगर मैं आपको पिछले 10 या 15 साल से सुन रही हूँ, तो मुझे पता है कि हेमंत सर कैसे सोचते हैं। और मेरा एक सुनते सुनते, भले आपसे मेरी बात ना हो, लेकिन लगातार सुनते और पढ़ते आपके ऊपर एक भरोसा सा बन सकता है मेरा, अगर मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ तो। कल को अगर आप एक फंड हाउस लॉन्च करते हैं, तो शायद मैं एक दो फंड आपके पक्का उठाऊंगी कि मुझे पता है ये हेमंत सर की फिलॉसफी पे चलेगा। तो हम लोग, बहुत लोग ना सुनते नहीं है। मुझे नहीं पता कि राकेश जी ने कितना सुना है समीर जी को बैठ के कभी। और आप बस क्योंकि जाना माना नाम है, बहुत पुराना नाम है, बहुत जगह देखा है उनको, तो क्या लेट्स स्टार्ट विथ हिम, वैसा एक ख्याल आता है अमूमन लोगों के मन में। बट आई थिंक टू गिव ड्यू क्रेडिट टू समीर, आई मीन ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैं उनको काफी साल से देख रहा हूँ, मैं भी इंडस्ट्री में था, वो भी इंडस्ट्री में थे, हम्म राइट? वो क्या है, कुछ पर्सनैलिटी होती है, राइट? जी वो कभी भी फ्लैशी फंड मैनेजर नहीं थे, तो बहुत ही हम्म सुलझे हुए जैसे कहते हैं ना, हम्म उस तरह के फंड मैनेजर है वो। हम्म तो और दूसरा ये है कि जो जिस तरीके का उन्होंने फंड लॉन्च किया ना, वहां पे भी आपको फ्लैशी होने की जरूरत नहीं है, या मतलब आप फ्लेक्सी कैप कर रहे हैं जहां आपको आपको पता है 60-70% एटलीस्ट आपका लार्ज कैप में रहेगा, हम्म राइट? तो उसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं उसमें, जी और वो जो यूनिवर्स है वो 100 स्टॉक का है, हम्म करेक्ट? तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली ये कंसिडरेशन हो सकता है, जी मैं नहीं कह रहा कि आप समीर जी को 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड करने दीजिए फिर उसको देखिए, नहीं उनका हाँ खुद का ट्रैक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, उनकी समझ इंपॉर्टेंट है, राइट? वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। और जैसा आपने कहा बिल्कुल कि आपने सुना या नहीं सुना या पोर्टफोलियो देखा, क्योंकि अलायंस में तो बहुत साल पहले थे वो, या उसके बाद तो वो ऑब्वियसली सिंगापुर बेस्ड है तो वहां से देख रहे थे, बट इंडिया स्पेसिफिक मार्केट में काफी एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो बनने दीजिए, अगर उसके आपके बाद सवाल पोर्टफोलियो है लेंगे। तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर जी सकते राकेश कुमार त्रिपाठी जी जानना चाहते हैं कि आइडियल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन कैसा होना चाहिए परसेंटेज टर्म्स में? हैं। काश ऐसा कुछ होता कि आइडियल पोर्टफोलियो, आइडियल पोर्टफोलियो बट होता नहीं है, होता नहीं है, और पहली बात तो आइडियल पोर्टफोलियो नहीं होता,
और जो एलोकेशन है ना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, वो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जितना इंपॉर्टेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी एलोकेशन कैसी है, क्योंकि जी इक्विटी जो है खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। उसको ज्यादा एग्रेसिव बनाने से कोई गारंटी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा रिटर्न होगा। मिलेगा या कहीं ना कहीं कहते हैं ना, रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में आपको बैलेंस बना के चलना। थंब रूल होते हैं, मैं कभी भी थंब रूल के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि थंब रूल आपकी पर्सनल सिचुएशन, आपके पर्सनल रिस्क प्रोफाइल, आपके एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है सुटेबिलिटी पोर्टफोलियो बनाने में। तो आइडियल पोर्टफोलियो वही है जो आपके लिए सुटेबल है। जी एलोकेशन जो है, अगर आप नए निवेशक है ना स्टार्टिंग में, तो आपको इक्विटी को समझने की जरूरत है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आप स्टार्टिंग में ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो आपको रात की नींद आपकी खराब कर दे, राइट। तो आप, मुझे लगता है उस समय पे आप एक बायस रखिए, मतलब ज्यादा पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप में रहे, एटलीस्ट से 60-65% आप रख सकते हैं। बाकी जो है 30-35% जो है मिड कैप और स्मॉल में रखें, राइट। उसमें भी मे बी स्टार्ट विद 10% इन स्मॉल कैप। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। या इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कॉम्बिनेशन देखिए, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप फंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। वो हमेशा फंड मैनेजर उसको जो मिनिमम एलोकेशन है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके लिए ठीक है। राइट आपको एक बार एक्सपीरियंस आ गया, आपने समझ लिया कि इक्विटी क्या है, इक्विटी के न्यूएंसेस क्या है, यानी क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान रखना है। फिर आप धीरे धीरे, क्योंकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, चाहे 10-15-20 साल भी हो सकती है। जी शुरुआत में ऐसा करिए, जैसे जैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग आती रहे, फिर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। और रीबैलेंस सिर्फ एसेट क्लास के बीच में नहीं होता है, वो विद सेगमेंट भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आपका कंफर्ट इक्विटी से बढ़े, वैसे आप चाहें तो मिड कैप स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा दीजिए, पर जी शुरुआत में कोशिश कीजिए कि उसको आपको ज्यादा वोलेटाइल नहीं बनाना है। तो आइडियली, जैसा मैंने कहा, अगर कोई ऐसी चीज है आइडियल, तो फिर इस तरीके से शुरुआत कीजिए, फिर आगे जाके धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको आप आपका रीबैलेंस आपके आइडियल की डेफिनेशन चेंज होती जाएगी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल, जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज होगा, बिल्कुल सही है स्वाति, आई थिंक वो आइडियल की डेफिनेशन चेंज। जी अगला सवाल शिवाजी का लेते हैं, शिवाजी जी का। इनसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के एग्रीकल्चर इनका पैशन है, वहां पर काम शुरू किया है, एग्रो टूरिज्म प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जानना ये चाहते हैं क्योंकि अब इनके पास कोई रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है, तो एसडब्ल्यूपी का रूट लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में 50 लाख रुपए की का निवेश करके वहां से 30,000 की ये एसडब्ल्यूपी करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिकली इस फंड पर आपकी राय चाहते हैं कि क्या एसडब्ल्यूपी के लिए ये आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप इज अ गुड चॉइस और नॉट। देखिए, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। पहली बात तो मैं कह दूं कि एसडब्ल्यूपी बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जी रेगुलर इनकम जनरेट करने की, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय में, और आगे और ज्यादा आएगा जब इंटरेस्ट रेट जब नीचे आने शुरू होंगे, कि आप कहाँ से रेगुलर इनकम जनरेट करें जो टैक्स एफिशिएंट भी हो और आपके पोर्टफोलियो को रिटर्न भी मिलती रहे, और इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आपकी जो इनफ्लो है उस पर असर नहीं पड़ना। आई थिंक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वहां से कितना निकाल रहे हैं। 50 लाख अगर ये डालते हैं, 30,000 पर मंथ की बात कर रहे हैं, तो 3,60,000 रफली 7%, राइट। उसके ऊपर थोड़ा टैक्स भी आएगा, और मुझे लगता है आगे जाके इनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो एक्सपेंसेस की है तो वो भी बढ़ती जाएगी, राइट। तो आगे जो इनका जो विड्रॉल का जो परसेंटेज है वो आगे आगे बढ़ता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस फंड से आप एसडब्ल्यूपी करते हैं वो उसमें रीजनेबल ग्रोथ मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड बहुत ही अच्छी परफॉर्मिंग फंड रहा है। ऑब्वियसली टॉप 100 कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, तो जो सबसे लीस्ट वॉलेटाइल सेगमेंट है मार्केट का, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो इक्विटी है, नॉनदलेस इक्विटी है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 7-8% निकाल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से, और 1-2 साल अगर मार्केट नीचे जाता है या फिर नीचे ही रहता है, तो आपका जो विड्रॉल का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, राइट। नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी ज्यादा ज्यादा रेडी reduce होगी, होगा। जिससे आपके फ्यूचर में भी फर्क पड़ेगा। तो एक, अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं, तो आप इक्विटी फंड से भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस है, तो मुझे लगता है हाइब्रिड फंड जो है, जैसे बैलेंस बैलेंस एडवांटेज। काफी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि देखिए उसका फायदा क्या है। यूजुअली सारे के सारे फंड हाउसेज एक मॉडल को फॉलो करते हैं डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन इन द मार्केट। तो करेक्ट। जब मार्केट नीचे जाएगा तो वहां पे एलोकेशन बढ़ता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो एलोकेशन कम होगा। डबल डिजिट ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ग्रोथ भी आपको मिलेगी, आपको रिटर्न, आपको जो विड्रॉल है वो भी होगा,
और वॉलेटिलिटी कम होने के कारण जो आपका विड्रॉल है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो एक रीजनेबल लिमिट में रहेगा। तो सिर्फ इतना रखिए। बट अगर आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं है, आई एम ओके विद दैट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो आप देख लीजिए। बट यूजुअली अगर मैं कहूँ बाकी सब चीजों को छोड़ते हुए एज एज प्रॉपर स्ट्रेटेजी, तो मुझे लगता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड डेफिनेटली बेटर ऑप्शन। ओके, अगला एक आखिरी सवाल लेते हैं सचिन जैन, डॉक्टर सचिन जैन जी का। अच्छी बात यह है कि इनके मेल में लिखा हुआ था कि ये 17 साल पहले इन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया था और 100% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी स्कीम्स थे इनकी, और अभी इनके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ के आसपास है। अब इनके सवाल क्या है कि 2 फंड पे रिकमेंडेशन चाहते हैं जहां पर ये 60 लाख रुपए निवेश करे और वहां से 30,000 की SWP कर ले अगले 10 सालों के लिए, और 10 साल के बाद जो कॉर्पस बचेगा उस फंड में उसका वो इस्तेमाल करेंगे अपना घर बनाने के लिए, जिसके लिए इन्होंने ऑलरेडी प्लॉट ले लिया है। इसमें 2 नाम जो इनके जहन में है, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और HDFC फ्लेक्सी फंड, ये 2 नाम। दूसरा सवाल ये है कि जो 60 लाख रुपए ये SWP के लिए लगाना चाहते हैं, उसमें उसके लिए ये 30 लाख रुपए अपने पोर्टफोलियो से निकाल रहे हैं जो शायद 1 करोड़ का है, और बाकी जो 30 लाख है वो इनके पास लिक्विड है, उतनी कैश अवेलेबल है, वो वहां से डालना चाहते हैं। जानना ये चाह रहे हैं कि इज इट वाइज टाइम टू इन्फ्यूज अ फ्रेश लंप सम इन द मार्केट फॉर पेंशन, और शुड आई एंटर द मार्केट विथ बिगर अमाउंट ऑफ SIP? इंटरेस्टिंग। वेल आई थिंक सॉरी, 2-3 लेयर्स हैं क्वेश्चन में, आई थिंक एक एक करके बात करते हैं। जी ऐसा पहली बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी इन्होंने जो बताया, मुझे लगता है सारे व्यूअर्स सारे इन्वेस्टर्स को ये शायद मदद करेगा। जी उन्होंने कहा कि कोविड के टाइम में उन्होंने अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट SIP बढ़ा दी। जी वो ठीक है, इट हैज वर्कड आउट वेल फॉर हिम बिकॉज मार्केट सुधर गया। बट अगर लॉन्ग पीरियड में अगर मार्केट नीचे रहता तो वो थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा इशू होता। बट इन प्रिंसिपल मुझे लगता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करना। कंटिन्यू किया। आई थिंक ये एक सभी व्यूअर्स सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो हमेशा हमें करना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि 1 करोड़ का कॉर्पस है और जैसा आपने बताया कि वो 30 लाख वहां से निकालेंगे जी और 30 लाख इन्वेस्ट करेंगे। पहली बात, उसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। जो विड्रॉल लेवल है वो अभी 6% पे है, राइट। उनके जो एक्सपेंसेस हैं अभी उन्होंने कहा 3,60,000 है, राइट। जैसा मैंने पहले भी एक एग्जांपल में बताया था कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और शायद ये एक्सपेंसेस कवर करने की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर मैं 7% का इन्फ्लेशन पकड़ता हूँ मान लीजिए, तो इनके जो खर्चे हैं वो 5 साल के बाद 5 लाख हो जाएंगे, और 10 साल जब तक वो कंप्लीट जो पीरियड है उनका वो 7 लाख हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो विड्रॉल लेवल है वो बढ़ता जाएगा। सेम सजेशन मैं इनको भी दूंगा यहाँ पे। इन्होंने जो दोनों फंड कहा है, एक है दोनों फंड अच्छे हैं मैं कह दूं, बट एक मल्टी एसेट फंड है, ICICI मल्टी एसेट फंड, जिसमें 65% एक्सपोजर जो है वो इक्विटी में, राइट राइट। HDFC फ्लेक्सी कैप तो ऑब्वियसली प्योर इक्विटी है, तो वहां तो पूरा इक्विटी, राइट। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे फेजेस हो सकते हैं जहां पे आपका विड्रॉल एट रियल टर्म में परसेंटेज टर्म में ज्यादा हो सकता ज्यादा। है, वो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इन्होंने कहा कि 30 लाख में आपको जो इन्वेस्ट करने हैं इनकम जनरेट करने के लिए, वो एक साथ इन्वेस्ट करें या सिस्टमैटिक। देखिए SWP का हमने पहले भी बात की, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि रिटर्न जो है वो टैक्स एडवांटेजेस इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, राइट। राइट। तो अब इनकी जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी का है। मुझे नहीं मालूम कि ये 2 जो फंड है वो इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा ऑलरेडी है कि है नहीं। कि नहीं, या अगर वो है तो उनके कैपिटल गेन ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। करेक्ट। अगर वो नहीं है और ये नए फंड है तो उनको 1 साल का समय देना होगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाए, ताकि उनके रिटर्न जो है वो एफिशिएंट हो। नहीं तो फिर वहां पे 15% आपको टैक्स लगेगा इंस्टेड ऑफ 10%। तो ये चीज का ध्यान रखना। ओके। दूसरी सिंपल स्ट्रेटेजी इनके लिए ये हो सकती है कि 1 साल के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप 30 लाख में से निकाल लीजिए। ओके। ठीक है, ताकि आपको फिर 1 साल भी मिल गया करने के लिए, और आपको फिर मार्केट की भी चिंता नहीं। करेक्ट। दूसरी बात, फिर अगर आप चाहें, मान लीजिए अगर आप लमसम भी इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं, 30% के करीब होगा, राइट। तो दैट्स फाइन। मतलब एक क्या होता है, एटलीस्ट पहले साल में आप वॉलेटिलिटी को कम कर सकते हो अपनी इनकम विड्रॉल से, तो वो आप कर लीजिए। ठीक है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, अगर ये इन्हीं 2 फंड में कंटिन्यू करते हैं तो वो दोनों के दोनों फंड ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो
उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इनके पास इसके बाद भी 70 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है, जो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर वो इक्विटी में रहेगा तो 12% से वो कंटिन्यू करता रहेगा अगले 10 साल में। वो मुझे भी काफी लगता है ना सर, ये नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इन फंड में, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना कि इतना फ्रेश लमसम इस मार्केट में इन्फ्यू नहीं, लेकिन वो ये नहीं लिखा कि नया फंड है। सॉरी, हो सकता है कि इनके पास वी जो, डोंट नो, हाँ, उसमें थोड़ी सी वो क्लैरिटी लिक्विड नहीं जो है। उनके पास मैं कैश है वो चाहते हैं नया पैसा वहां मैं डाल। इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अगर आप देखिए, दो चीजें हैं, अगर ये डिसाइड करते हैं कि मेरे को उसी फंड में रहना है, हम्म। राइट, तो वो पूरा का पूरा एसडब्ल्यूपी वहां से हो सकता है। फिर राइट। ये 30 लाख को एसडब्ल्यूपी से जोड़ने की जरूरत नहीं है, दैट इटसेल्फ कैन बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हम्म। राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके पास 10 साल का समय, तो आप 6 महीने में चाहे तो एसटीपी करके आप इन्वेस्ट कर दीजिए वहां पे, करेक्ट। करेक्ट। तो जब आप इसको एसडब्ल्यूपी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो और टैक्स एफिशिएंट करना चाहते हो, तो फिर आपकी हर इंस्टॉलमेंट को 1 साल कंप्लीट होना जरूरी है। जरूरी उस चीज का आपको थोड़ा ध्यान है। रखना है। बस ये, जैसा मैंने कहा, आपने आप किस स्ट्रैटेजी से कंफर्टेबल है वो इम्पोर्टेंट है। वो जो स्ट्रैटेजी है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा है, कितना हम्म। आप ओवरऑल रिस्क ले रहे हो, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। हमने 10 सवाल तो जो हमने निकाले थे उस सबके जवाब दे दिए। और फिर से बता दें सबको कि ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये लाइव सेशन नहीं है, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी के दिन ये सेशन होना था, तो हमने इसको पहले से रिकॉर्ड कर लिया ताकि सभी लोग त्योहार आराम से मना सके। थैंक यू सो मच आज वक्त निकालने के लिए हेमंत सर। हैं। थैंक यू सोनी, थैंक यू। चलिए, मुझे 2 मिनट लगेगा, एग्जिट आप कर सकते हैं, मैं जरा इनसे बाय बाय कर दूं एक बार अच्छे से। बाय, सी यू। बाय। और बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में आज फिलहाल इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से दुर्गाष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी पर दुर्गा माँ की कृपा बनी रहे। और अब मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से कुछ नए सवाल और उनके जवाब के साथ। याद रखिए, आप है मेरे साथ, यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।